हे अमेजिंग पीपल, क्या एक इंसान सिर्फ इसलिए मॉन्स्टर बन सकता है क्योंकि उसने कभी सच्चा प्यार और सुरक्षा महसूस ही नहीं की, या फिर कुछ लोग वैसे ही पैदा होते हैं। जब भी इंडियन टेलीविजन की सबसे डेंजरस कैरेक्टर्स की बात होती है तो एक नाम हर लिस्ट में ज़रूर आता है, द माया मेहरोत्रा। एक ऐसी औरत जो हमेशा सिर्फ वाइट कपड़े ही पहनती थी, जिसकी मुस्कुराहट बहुत शांत दिखती थी, लेकिन जिसकी आवाज़ कभी ओछी नहीं होती थी। उस लड़की के एक फैसले से पूरी ज़िंदगी किसी की बर्बाद हो सकती थी। उसने प्यार किया, लेकिन उस प्यार को उसने आज़ादी देने के बजाय कैद कर दिया। उसने लोगों को बचाया भी और उन्हीं लोगों की ज़िंदगी उसने बर्बाद भी की। कभी वो एक बेचारी बेटी लगती है तो कभी एक पावरफुल बिजनेसवुमन, और कभी एक ऐसी विलेन बन जाती है जिसके सामने बड़े बड़े विलेन्स भी छोटे लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल पता है क्या है? माया क्या सिर्फ एक साइको थी, या फिर वो एक ऐसी टूट चुकी लड़की थी जो कभी अपने बचपन के अंधेरे से बाहर ही नहीं आ सकी? आज हम माया को सिर्फ विलेन या हीरोइन के नज़रिए से नहीं देखेंगे, हम उसके दिमाग के अंदर तक जाएंगे, समझेंगे कि उसके हर स्माइल के पीछे क्या छुपा था, हर डिसीजन के पीछे क्या वजह थी, और क्यों आज भी माया मेहरोत्रा इंडियन टेलीविजन के सबसे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स में से एक मानी जाती है। सो लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस। चैप्टर 1, माया मेहरोत्रा, एक पहली नज़र में गलत समझ आने वाला कैरेक्टर। बहुत सारे विलेंस को देखते ही समझ आता है कि ये बुरे इंसान हैं, लेकिन माया उनमें से नहीं थी। उसने कभी एंट्री लेते ही किसी को थप्पड़ नहीं मारा, ना ही बिना वजह किसी पर चिल्लाई, ना ही उसने ड्रामेटिक एक्सप्रेशंस दिए। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी कामनेस। जितनी शांत वो बाहर से दिखती थी, उतनी ही खतरनाक वो अंदर से थी। माया कभी गुस्से में गलत नहीं करती थी। वो पहले ऑब्जर्व करती थी, सिचुएशन को समझती थी, फिर अटैक करती थी, और इसी वजह से वो नॉर्मल टीवी विलेंस से सबसे अलग दिखती है। उसके लिए हर इंसान एक इमोशनल पजल था जिसे वो समझकर कंट्रोल करना चाहती थी। उसका फेवरेट वेपन कभी गन या नाइफ नहीं था। उसका असली वेपन था फियर, गिल्ट और इमोशनल मैनिपुलेशन। चैप्टर 2, क्या माया बचपन से ऐसी थी? यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। लोगों को लगता है माया पागल थी, लेकिन असल सवाल ये है, क्या कोई बच्चा पैदा होते ही ऑब्सेसिव और वायलेंट बनता है? जवाब है नहीं। माया भी कभी एक नॉर्मल बच्ची थी। उसकी भी ख्वाहिश थी कि उसका एक नॉर्मल घर हो, एक लविंग फादर हो, एक सेफ चाइल्डहुड हो। लेकिन उसकी ज़िंदगी में जो आदमी फादर के नाम पर था, अश्विन मेहरोत्रा, उसने माया के अंदर से बचपन ही छीन लिया। अश्विन सिर्फ एक बुरा हस्बैंड नहीं था, वो एक अब्यूजिव, कंट्रोलिंग और साइकोलॉजिकली डेंजरस इंसान था। उसके लिए माया कभी एक बेटी नहीं थी, बस एक ऐसा इंसान थी जिसे डराकर कंट्रोल किया जा सकता था। एक बच्ची जब रोज रोज वायलेंस देखती है, जब उसे हर वक्त डर के साथ जीना पड़ता है, तो उसका दिमाग दुनिया को नॉर्मल तरीके से देखना ही छोड़ देता है। उसके लिए दुनिया दो हिस्सों में बच जाती है, या तो तुम किसी को कंट्रोल करो या फिर दुनिया तुम्हें कंट्रोल करेगी। और माया ने बचपन में ही डिसाइड कर लिया था कि मैं अब दोबारा विक्टिम नहीं बनूंगी। ये डिसीजन उसका स्ट्रेंथ भी बना और उसकी सबसे बड़ी ट्रेजेडी भी बनी। चैप्टर 3, जानवी, जो माँ थी लेकिन ढाल नहीं बन पाई। कोई बच्चा जब ट्रॉमा से गुजरता है तो उसको सिर्फ एक ही चीज़ बचा सकती है, एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग पेरेंट। माया की माँ जानवी अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन प्यार और प्रोटेक्शन एक ही चीज़ नहीं होते। जानवी खुद भी मेंटली और इमोशनली टूट चुकी थी। वो माया के लिए वो शील्ड नहीं बन पाई जिसकी माया को सबसे ज्यादा जरूरत थी, और इसी वजह से माया ने धीरे धीरे एक डेंजरस बिलीव डेवलप कर लिया कि दुनिया में सिर्फ मैं ही अपनी प्रोटेक्टर हूँ। और जब कोई इंसान सिर्फ खुद पर भरोसा करना सीख लेता है तो धीरे धीरे वो किसी और पर ट्रस्ट करना ही भूल जाता है। और माया के साथ भी एग्जैक्टली वही हुआ। उसने प्यार से ज्यादा कंट्रोल पर भरोसा करना शुरू कर दिया, और यही उसके कैरेक्टर का फाउंडेशन बना। चैप्टर 4, माया का ड्रेसिंग सेंस। अगर तुमने नोटिस किया हो तो माया लगभग हमेशा व्हाइट कपड़ों में ही नजर आती है। पहली नजर में लगता है कि व्हाइट मतलब इनोसेंस, पीस, प्योरिटी, लेकिन माया के लिए व्हाइट का मतलब कुछ और था। व्हाइट उसकी परफेक्शन का सिंबल था। उसकी जिंदगी में सब कुछ परफेक्टली कंट्रोल्ड होना चाहिए था। उसके आउटफिट्स में भी अननेसेसरी कलर्स नहीं होते थे, हेवी ज्वेलरी नहीं, लाउड मेकअप नहीं, सब कुछ क्लीन, मिनिमल और डिसिप्लिन्ड। जैसे वो दुनिया को कह रही हो कि मैं अपने फीलिंग्स को कभी बाहर आने ही नहीं दूंगी। उसके स्ट्रेट स्लिक हेयर, शार्प ब्लेजर्स, स्ट्रक्चर्ड ड्रेसेस और कॉन्फिडेंट वर्क, ये सब सिर्फ फैशन नहीं था, ये उसके पर्सनैलिटी का एक्सटेंशन था। माया जब भी किसी रूम पर एंटर करती थी तो वो रूम पर कंट्रोल जमा लेती थी, और उसका ड्रेसिंग स्टाइल इसी डोमिनेंस को साइलेंटली रिप्रेजेंट करता था। चैप्टर 5, जब प्यार जरूरत बन गया। किसी भी इंसान की असली पर्सनालिटी तब सामने आती है जब उसे वो मिल जाता है जिसे वो सबसे ज्यादा चाहता है। माया के लिए वो इंसान था अर्जुन शर्मा। लेकिन माया की कहानी में प्रॉब्लम ये नहीं थी कि उसने प्यार किया, प्रॉब्लम ये थी उसने प्यार को अपनी जिंदगी ही बना ली। और जब कोई इंसान किसी की पूरी जिंदगी बन जाए तो उसे खोने का डर भी उतना ही खतरनाक हो जाता है। चैप्टर 6, माया सिर्फ एक बिजनेस वुमन नहीं, एक मास्टरमाइंड थी। माया को सिर्फ विलेन कह देना उसके कैरेक्टर के साथ इनजस्टिस होगी। उसने अपनी कंपनी को डिसिप्लिन, इंटेलिजेंस और परफेक्शन के साथ चलाया। ऑफिस में उसका एक ही रूल था, मिस्टेक्स आर अनएक्सेप्टेबल। उसके एम्प्लॉयज उसकी रिस्पेक्ट भी करते थे और उससे डरते भी थे, क्योंकि माया इमोशन से नहीं बल्कि रिजल्ट से डिसीजन लेती थी। मीटिंग हो या बिजनेस डील, वो हमेशा सबसे ज्यादा प्रिपेयर्ड रहती थी, हर पॉसिबिलिटी पहले से ही सोच लेती थी। इसी वजह से लोग माया के इंटेलिजेंस को अंडरएस्टिमेट नहीं करते। लेकिन एक प्रॉब्लम थी,
जो कंट्रोल उसने बिजनेस में यूज़ किया वही कंट्रोल उसने धीरे धीरे रिलेशनशिप में भी यूज़ करना शुरू कर दिया और वही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। चैप्टर 7 कॉन्फिडेंस या इमोशनल आर्मर। माया को देखकर लगता था कि उसके पास सब कुछ है, पावर, मनी, सक्सेस, रिस्पेक्ट, लेकिन सच क्या था? ये सब उसके अंदर के खालीपन को छुपा रहा था। वो बाहर से स्टील की तरह मजबूत थी, लेकिन अंदर से वो एक छोटी सी डरी हुई बच्ची थी जो सिर्फ इतना चाहती थी, कोई मुझे छोड़कर मत जाना। इसी वजह से माया कभी अपनी वल्नरेबिलिटी को किसी को नहीं दिखाती थी। उसके लिए वीकनेस दिखाना मतलब खुद को दोबारा हर्ट करने का मौका देना, और ये रिस्क वो कभी नहीं लेना चाहती थी। चैप्टर 8 अर्जुन से पहली मुलाकात। माया की जिंदगी में अर्जुन आता है। अर्जुन बाकी लोगों से अलग था। वो माया से इम्प्रेस भी होता था और उसे चैलेंज भी करता था। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अर्जुन ने माया को सिर्फ पावरफुल सीईओ के रूप में नहीं देखा। कभी कभी वो माया के अंदर छुपी हुई डरी हुई बच्ची को भी देख लेता था, और शायद इसी वजह से माया पहली बार इमोशनली किसी के साथ कनेक्ट कर पाई। उसे लगा शायद मुझे मेरा सेफ प्लेस मिल गया, लेकिन यहीं से एक डेंजरस जर्नी शुरू हुई। चैप्टर 9 प्यार और ऑब्सेशन में फर्क। नॉर्मल प्यार कहता है मैं चाहता हूँ तुम खुश रहो। ऑब्सेशन कहता है तुम सिर्फ मेरे साथ ही खुश रहो। और यही माया की साइकोलॉजी थी। उसके लिए अर्जुन सिर्फ एक बॉयफ्रेंड या हस्बैंड नहीं था, वो उसकी इमोशनल सिक्योरिटी बन गया। उसे लगने लगा अगर अर्जुन चला गया तो उसकी पूरी दुनिया टूट जाएगी, और इसी डर ने उसे इरेशनल डिसीजन लेने पर मजबूर कर दिया। चैप्टर 10 माया की सबसे बड़ी पॉजिटिव क्वालिटी लॉयल्टी। ये बात माननी पड़ेगी कि माया जिससे अपना मान लेती थी उसके लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। उसकी लॉयल्टी फेक नहीं थी, वो सच में पूरे दिल से प्यार करती थी। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी थी कि उससे प्यार में फ्रीडम की जगह ओनरशिप चाहिए थी। उसके हिसाब से अगर मैं तुमसे प्यार करती तो तुम्हारा हर डिसीजन मेरे हिसाब से होना चाहिए, और इसी सोच ने उसके प्यार को धीरे धीरे जहर बना दिया। चैप्टर 11 सबसे बड़ी ट्रेजेडी। माया को ये कभी समझ नहीं आया कि प्यार को पकड़कर नहीं रखा जा सकता। जितना वो अर्जुन को अपने पास रखने की कोशिश करती थी उतना ही अर्जुन उससे इमोशनली दूर चला जाता था। और माया ने एक और गलती की, उसने इस डिस्टेंस का रीजन कभी अपने एक्शंस को नहीं माना। उसने हमेशा किसी तीसरे इंसान को ब्लेम किया, कभी सांझ, कभी अर्जुन की फैमिली, कभी सर्कमस्टेंसेस। लेकिन खुद को देखना उसके लिए सबसे मुश्किल काम था, और जब इंसान अपनी गलती देखना ही छोड़ देता है तो उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। चैप्टर 11 जब कंट्रोल ही प्यार बन गया। माया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो गुस्सा करती थी, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो कभी गुस्सा दिखाती ही नहीं थी। और जो इंसान अपना गुस्सा छुपा लेता है वो अक्सर उसे प्लान में बदल देता है। यही माया को बाकी टीवी विलेन से अलग बनाता है। वो इम्पल्सिव नहीं थी, वो कैलकुलेटेड थी, हर मूव सोच समझ कर लेती थी। चैप्टर 12 माया का सबसे डेंजरस वेपन दिमाग। अगर किसी ने माया को सिर्फ इमोशनल या ऑब्सेसिव समझा तो उसने उस कैरेक्टर को आधा ही समझा। माया का असली वेपन उसकी इंटेलिजेंस थी। वो सिचुएशन को सिर्फ देखकर रिएक्ट नहीं करती थी, वो लोगों के रिएक्शंस को पहले ही प्रेडिक्ट कर लेती थी। कौन किस बात पर टूटेगा, कौन गिल्ट फील करेगा और कौन इमोशनल प्रेशर में आ जाएगा, ये सब माया को बहुत अच्छी तरह से समझ आता था। इसी वजह से वो फिजिकल फाइट से ज़्यादा साइकोलॉजिकल गेम्स खेलती थी, और साइकोलॉजिकल वॉर में वो हमेशा दूसरों से आगे रहती थी। चैप्टर 13 मैनिपुलेशन। माया के हिसाब से अगर झूठ बोलकर अर्जुन को अपने पास रखी जा सकती है तो उसके हिसाब से वो झूठ गलत नहीं होता। ये वही पॉइंट है जहाँ ऑडियंस का सिंपैथी धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि ट्रॉमा किसी को समझ आ सकता है लेकिन हर गलत काम को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। माया कई बार लोगों की फीलिंग्स का इस्तेमाल करती है, कभी बेचारी बनकर, कभी मजबूर बनकर, और कभी इतनी शांत होकर कि सामने वाला खुद अपनी बात पर ही डाउट करने लगे। ये इमोशनल मैनिपुलेशन का सबसे डेंजरस फॉर्म है। चैप्टर 14 सांझ, असली दुश्मन या सिर्फ एक डर। बहुत लोग सोचते हैं कि माया सांझ से नफरत करती थी, लेकिन सच थोड़ा अलग है। माया को सांझ से नफरत कम, सांझ के अर्जुन के साथ कनेक्शन से ज्यादा डर था। सांझ अर्जुन की बचपन की दोस्त थी, उनके बीच ट्रस्ट था, अंडरस्टैंडिंग थी, और माया को ये सब देखकर इनसिक्योरिटी होती थी। उसे लगता था अगर अर्जुन को कोई और इमोशनल सपोर्ट मिल गया तो वो उससे दूर चला जाएगा। इसलिए माया की लड़ाई सिर्फ सांझ से नहीं थी, उसकी लड़ाई उस पॉसिबिलिटी से थी जहां अर्जुन उसके बिना खुश हो सकता था। चैप्टर 15 पॉजिटिवनेस, प्यार का सबसे खतरनाक रूप। एक हेल्दी रिलेशनशिप में दो लोग एक दूसरे को स्पेस देते हैं, लेकिन माया के डिक्शनरी में स्पेस नाम का कोई शब्द ही नहीं था। उसके लिए हर कॉल, हर मैसेज, हर मीटिंग, हर डिसीजन इम्पोर्टेंट था। वो अर्जुन की लाइफ का हर हिस्सा कंट्रोल करना चाहती थी। उसके फ्रेंड्स कौन होंगे, वो किस से बात करेगा, कहाँ जाएगा, किस पर ट्रस्ट करेगा, सब कुछ। और जब कंट्रोल आदत बन जाता है तो रिलेशनशिप प्रिजन बन जाता है। यही माया के साथ हुआ।